30 नवंबर तक बंद किए गए प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया सरकार ने फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीजीआई रोहतक के मॉड्यूलर ऑटिकम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में डॉक्टर अंबेडकर भूतल भवन का किया उद्घाटन। कहा, मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब अन्य गरीब परिवार के छात्रों को भी मिलेगा। और कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। पीजीआई रोहतक से आई टीम ने अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगाया कोरोना का पहला टीका। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। भारत और भूटान के बीच आज से एक और नई कड़ी जुड़ गई है। दोनों देशों ने आज संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की। अब भूटान के लोग भी भारत में रुपे कार्ड के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री ने भूटान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान वहां रुपे कार्ड के पहले चरण की शुरुआत की थी। पहले चरण के लागू होने के बाद भारत के नागरिकों को रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर भूटान से एटीएम से पैसे निकालने और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल करने की सुविधा मिल गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत होने से भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। 1 से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। अध्यापक और विद्यार्थी लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए अब सभी निजी और सरकारी स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय की सभी अनुपालना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की उल्लंघना के लिए स्कूल मुखिया और प्रबंधक जिम्मेवार होंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में 9 से 12 कक्षा तक के छात्रों के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोले गए थे। हालांकि छात्रों को अभिभावकों की अनुमति के साथ ही स्कूल आने की इजाजत थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 1,50,000 स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2022 तक पूरे हो जाएंगे। वे कल पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा मॉड्यूलर ऑटिकम आईसीयू कॉम्प्लेक्स के वर्चुअल उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है, जिसमें सभी राज्य सरकारों का अहम योगदान होगा। देश में डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हो रही है, जिसमें हरियाणा को पहल करनी होगी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यहां पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित कर रहे हैं, ताकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के सामने आने वाली शारीरिक परेशानियों को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब अन्य गरीब परिवारों के छात्रों को भी मिलेगा। वे कल करनाल में डॉक्टर अंबेडकर भूतल भवन के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत संविधान दिया और आज हमारे संविधान की बदौलत देश राजनीतिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक तौर पर मजबूत है।
बाबा साहब के रूप में देश में हमारी राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर एक सूत्र में बांधने के लिए जिस प्रकार से संविधान सभा का नेतृत्व उन्होंने किया और हमको एक ऐसा आदर्श संविधान प्रदत्त किया, उन्होंने प्रदान किया, ये एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय घटना है। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए उस समय का है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि हर गरीब परिवार का उत्थान हो और उन्होंने अपने जीवन में गरीब और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव काम किया। वर्तमान सरकार भी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। अपने समाज पर बहुत बड़ा ऋण है। बाबा साहब ने इस देश के गरीब दबे कुचले समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपसी मतभेदों को भुला करके हम पूरा समाज कैसे समरस होकर के आगे बढ़े। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में आज कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत हुई। पीजीआई रोहतक से आई डॉक्टरों की टीम की निगरानी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर इसका हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि देश भर में 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब ये ट्रायल तो ह्यूमन पर ही होना है और लगभग 2 फेज का पहले हो चुका, सफल ट्रायल हो चुका। तीसरे फेज का अब हो रहा है जिसमें 25,800 लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा। तो मैंने अपने आप को इसलिए ऑफर किया है कि बाकी लोग भी निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये जो परीक्षण का दौर है वो पूरा हो सके। रोहतक पीजीआई के वाइस चांसलर ओपी कालड़ा ने बताया कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बड़ा कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि तीसरे फेज का ट्रायल सफल होने के बाद जल्द ही वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हमेशा लीडरशिप बाय एग्जाम्पल करते हैं, उन्होंने अपने आप को एज ए हेल्दी वॉलंटियर ऑफर किया है इस वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल में। और फेज 1 और फेज 2 के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं और हमें उम्मीद है कि फेज 3 के रिजल्ट्स एनकरेजिंग आने के बाद में मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को लाल डोरे से मुक्त करते हुए उन्हें भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। भिवानी जिले में 304 गांव इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं और अब तक 181 गांवों का तकनीकी सर्वे भी पूरा हो चुका है। जिले में 11 गांवों के 938 भू स्वामियों को स्वामित्व कार्ड बांटे जा चुके हैं। पंचायत एवं विकास अधिकारी राम सिंह लोहचब ने बताया कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य भू मालिकों को उनके घरों का वैध प्रॉपर्टी कार्ड बना कर देना है। मालिकाना हक मिलने के बाद वे अपनी जमीन पर ऋण लेने, बेचने, खरीदने और अन्य संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए स्वामित्व कार्ड को उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी जमीन पर कोई विवाद है तो 30 दिनों में ग्रामीण लिखित में इसकी शिकायत दे सकता है। इसके बाद ही स्वामित्व कार्ड प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। और प्रॉपर्टी कार्ड लोगों के प्रॉपर्टी हाउस के प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। अब तक हमने 11 गांवों की 938 रजिस्टर प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को बांट दिए गए। आगे 25 दिसंबर को अभी तक 181 गांव में ड्रोन उड़ गया है, उसको 25 दिसंबर को और प्रॉपर्टी कार्ड बांट दिए जाए। ग्राम सभा का शेड्यूल होता है, ग्राम सभा 30 दिन के लिए कंडक्ट करते हैं। ग्राम सभा में जिसकी ऑब्जेक्शन है ना वो लगा सकता है, अभी मेरा प्लाट है, ये मैंने बेच दिया तो जिसका खरीदा है उसका नाम होगा और नहीं बेचा तो वो जो पहले वाला है उसका नाम होगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कैथल जिले के गांव क्योड़क में आत्मा योजना के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई।
अधिकारियों का कहना है कि किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ किसानों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि योजनाओं के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा किसान कृषि के साथ साथ मछली पालन का व्यवसाय अपनाकर भी अच्छी आमदनी कमा सकता है। 86 लाख से ज़्यादा खर्च किया है, जिसमें 4 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कराए गए हैं और 82 किसानों को 50% अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन के तहत मशीनरी उपलब्ध कराई दी है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना किसानों के बीच चलाई जा रही है। इससे जो किसान है वो इतने महंगे कृषि यंत्र जो नहीं खरीद पा रहे थे, उनको 50% व 80% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग से वो दूसरे किसानों को खेतों में करके ये पराली जलाने वाली समस्या उससे भी छुटकारा दिला रहे हैं। साथ में अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर अपनी जमीन की पैदावार भी बढ़ा रहे हैं। पीछे भी 2016 में नीली क्रांति स्कीम सरकार द्वारा लाई गई थी। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से नई स्कीम लाई गई है, जो कि 2025 तक 5 साल के लिए लाई गई है, जिसका कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट है और जो कि सभी स्टेट्स को दिया जा रहा है। समय पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल से भी इसका बजट का प्रावधान किया गया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाएं किसान के हित में है। इन योजनाओं से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और किसान खुशहाल हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, हर आदमी चाहता है भाई अपने किसान को उन्नत खेती, उन्नत बीज, सारी चीज अच्छा रिस्पांस है जो कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि की तरफ ध्यान दिया। मैं खुद CHC ले रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया सरकार ने स्कीम चला रखी है प्रधानमंत्री के द्वारा, अच्छी सब्सिडी मिल रही है हमको जी। बहुत बढ़िया यंत्र है, हम कृषि के उसमें भी बढ़िया काम चल रहे हैं हमारे। कृषि विभाग वाले यहाँ पर आज किसानों के बारे में नई नई स्कीमें बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा निकाली गई हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। जींद जिले में 788 मकानों का निर्माण पहले चरण में करवाया गया है, जबकि दूसरा चरण अभी चल रहा है। सहायक परियोजना अधिकारी सुरेश ढांढा ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,63,000 रुपए की राशि मुहैया करवाई जाती है। लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना का उन्हें बहुत लाभ मिला है। आवास नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें राहत मिली है। घर नहीं था अच्छा सा और पड़ोसियों के यहाँ जाना पड़ता था, बर्तन रखने पड़ते थे, तब कभी आंधी तूफान आता था, तो जिसके अकॉर्डिंग हमें पक्का घर रहने को मिला है, अच्छी छत मिली है, अब बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। भारत सरकार ने मकान बनवाया है जी, जब से हमारी समस्या मिट गई, हमारे छत आ गई जी, हमारे बर्तन भांडे टक गए जी। हमने फार्म भरा जी, हमारा मकान पास होया। बड़ी दिक्कत होती थी, बारिश तूफान आता था तो हमने पड़ोसिया के घर जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत जिला जींद में 788 मकान पूरे हो चुके हैं प्रथम चरण के, और दूसरे चरण का लक्ष्य अभी सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें 6,505 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जितना सरकार लक्ष्य देगी वो हम उसी प्रकार से इनको पूरा करा देंगे। और ये जो गांव में जो स्कीम आई है सरकार की, बहुत बढ़िया है गरीब आदमी के लिए, जो है इतनी बढ़िया स्कीम है, क्योंकि कई के पास मकान भी नहीं था। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 30 नवंबर तक बंद किए गए प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया सरकार ने फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीजीआई रोहतक के मॉड्यूलर OT कम ICU कॉम्प्लेक्स का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में डॉक्टर अंबेडकर भूतल भवन का किया उद्घाटन। कहा, मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब अन्य गरीब परिवार के छात्रों को भी मिलेगा। और कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। पीजीआई रोहतक से आई टीम ने अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगाया कोरोना का पहला टीका।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।